वेलकम फ्रेंड, आप स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मुख्य रूप से अपने जो यूट्यूब चैनल है एडुजोन प्लस, उस पर हम लोग जीएस का पोर्शन पढ़ते हैं। आज जीएस के नए पोर्शन में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही के दिनों में यानी कि 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पास किया है। उस बजट में क्या प्रावधान है, बजट में क्या नया आया है, बजट सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि बजट होता क्या है, बजट बनता कैसे है, बजट में क्या क्या दिया जाता है, बजट में क्या चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। फिर हम लोग उसमें ये जानेंगे कि बजट में इस बार के बजट में क्या प्रावधान दिया गया है। तो सबसे पहले मोटे तौर पर मैं बता दूं कि बजट में होता क्या है, बजट होता क्या है। इससे समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि बजट कौन तैयार करता है, बजट कहाँ बनता है, बजट होता क्या है। देखिए, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, यानी कि यदि यदि हम यूएनओ के एक ढांचा के अनुसार देखें, यूएनओ के ढांचा के अनुसार यदि हम देखते हैं तो पूरे विश्व में 193 कंट्री है। 193 कंट्री में सब देश अपने अपने देश के डेवलपमेंट के लिए बजट बनाती है। बजट एक कॉमन वर्ड्स है। बजट का मतलब होता है कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च करेंगे। बजट का मतलब सामान्य, जैसे हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, कहीं घूमने चले गए, कहीं कहीं मान ली सिनेमा देखने चले गए, तो दोस्तों से अचानक हम शब्दों में बोल देते हैं कि यार बजट नहीं है, नहीं जाएंगे देखने। क्या मतलब इसका है? तो बजट वही कॉमन वर्ड्स यहाँ भी यूज होता है। बजट मतलब कि हमारा बजट नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास उतना इनकम नहीं कि मैं उतना खर्च कर पाऊंगा। जब भी आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो बजट नाम के वर्ड हमेशा आप यूज करते हैं। यार मेरा बजट नहीं है, मेरा बजट नहीं है, मैं मोबाइल नहीं खरीद पाऊंगा, मेरा बजट नहीं है, मैं समोसा नहीं खा पाऊंगा। ये क्या है? यही कॉमन वर्ड बजट है। यानी कि आप ये अपने अपने दोस्तों को ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पॉकेट में उतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं खर्च नहीं करना पाऊंगा। मैंने मेरे पॉकेट में उतना पैसा नहीं है कि मैं उतना खर्च पाऊंगा। डेट इज कॉल्ड बजट। सिंपली जिस प्रकार से एक परिवार का बजट होता है, एक दोस्तों का बजट होता है, उसी प्रकार से एक देश का भी बजट होता है। क्योंकि देश में कुछ कमाई होती है और देश के पास कुछ खर्चे हैं। तो देश एक साल में कितना पैसा कमाएगा, कितना पैसा खर्च करेगा, तो उसी खर्चे का विवरण जो है से अपना माने कि डिपार्टमेंट वाइज दिखाता है। उसी को हम लोग बजट कहते हैं। फिर अपने देश में क्या क्या कमियां हैं, उस कमी को कैसे समाधान किया जाएगा, उस कमी को समाधान करने के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे, कैसे पैसे बांटेंगे, यही चीज़ों का व्याख्या जो है से बजट में मुख्य रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि भारत में बजट कैसे प्रस्तुत होता है, भारत में बजट बनता कैसे है, कौन बनाता है। इन चीज़ों को पहले बेसिक चीज़ देख ले, उसके बाद बजट के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना हो कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी कि भारत की सरकार जो है संसदीय प्रणाली है। माने भारत की सरकार माने भारत संसदीय प्रणाली के सरकारी व्यवस्था है। यानी कि पूरे के पूरे चीज जो है संसद माने जो सरकार होती है वो सामूहिक रूप से संसद पर निर्भर करती है। माने संसद पे उनका जिम्मेदारी होता है मुख्य रूप से। यानी कि पार्लियामेंट में सरकार को मुख्य रूप से पार्लियामेंट पर जिम्मेदारी होती है। अब सबसे पहले बात है कि इसमें हमारे देश में जो मेन पावर सरकार का जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सभी काम को अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग अपने विभाग बनाए हुए हैं, यानी कि मंत्रालय हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो बजट को पास करती है और पूरे वित्त व्यवस्थाओं को, जितने माने कि मनी यानी कि मुद्रा से संबंधित जितने भी कारोबार है, यानी कि जितने भी पैसे से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, जो हमारे देश में देश की कमाई और देश के खर्चा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को देखभाल करने का काम हमारे देश में वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। तो आपको देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह हमारे देश का एक नोडल मिनिस्ट्री है। जो ये मिनिस्ट्री माने कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट के एक अंग है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस माने वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय के अंदर में अभी जो एक तो कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हैं, कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर मतलब कि असिस्टेंट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर को सहायता करेंगे। वर्तमान समय में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो निर्मला सीतारमण जी हैं। और जो इनके कुछ असिस्टेंट मिनिस्टर है यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये भगवत करद है एक मिनिस्ट्री डिप्टी मिनिस्टर के रूप में, और एक पंकज चौधरी है। यानी कि डिप्टी मिनिस्टर 2 हैं। कौन कौन? एक भगवत करद और दूसरा है पंकज चौधरी। 2 मिनिस्टर जो हैं असिस्टेंट मिनिस्टर है, जिसको हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं। यानी कि आप उसको कह सकते हैं डिप्टी मिनिस्टर है, यानी कि सहायक मंत्री है। किसमें? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2 सहायक मंत्री हैं। कौन कौन? निर्मला सीतारमण एक कैबिनेट मिनिस्टर है, भगवत करद उनके असिस्टेंट मिनिस्टर है, पंकज चौधरी उनके असिस्टेंट मिनिस्टर है। इन लोगों का काम है कि जब भी कोई मंत्रालय का अकेले, इतना बड़ा मंत्रालय है, देश के पूरे कमाई पूरे खर्चा को एक बार में देखना है, कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। तो इन सभी व्यक्तियों को करने के लिए क्या करेंगे कि ये मंत्री साहब से अकेले नहीं होगा, तो इन लोग इसको असिस्टेंट करेंगे, कुछ कामों में सहायता कर देंगे, इसलिए इनको नाम असिस्टेंट मिनिस्टर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक देश है, तो हर एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चाहता है कि मैं भी मंत्री बन जाऊँ, पावर लेना चाहता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री बना देते हैं सरकार खुश करने के लिए अपने एमपी को। तो इस प्रकार से काम होता है।
अब देखिए ये जो वित्त मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय के अंदर में बहुत सारे विभाग हैं और उस सभी विभाग के सेक्रेटरी भी होते हैं, सचिव भी होते हैं, मुख्य सचिव भी होते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट विभाग जो उसका है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी कि आर्थिक मामलों का विभाग। इसका जो इंपोर्टेंट विभाग है यानी कि वित्त मंत्रालय का जो सबसे इंपोर्टेंट विभाग है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि ये इसको बोलते हैं आर्थिक मामलों का विभाग। आर्थिक मामलों का विभाग जो है हमारे देश में जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होती हैं, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सभी पूरे पैसे बने पूरे खर्च कमाई का पूरे के पूरे विवरण, पूरे के पूरे विवरण रखने का काम जो है ये आर्थिक मामले का विभाग करता है। इसके जो सेक्रेटरी होते हैं उसी को वित्त सचिव कहते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं। इनके जो सचिव होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वित्त सचिव कहते हैं। उसी प्रकार से यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये डिपार्टमेंट का मुख्य काम है कि हमारे देश के कितने खर्चे हैं, वो केवल खर्चे के बारे में बताएंगे कि सरकार के खर्च कहाँ कहाँ कितना है, वो पूरे खर्चा का लेखा जोखा करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग, इस विभाग का मुख्य काम है कि सरकार के पास कितना कमाई हो रहा है, वो कमाई का पूरा लेखा जोखा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखता है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। इसका मुख्य काम है कि हमारे देश में जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है उन सार्वजनिक संपत्ति पर निवेश करना, उसको मैनेजमेंट करना मुख्य काम किनका होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट का इनका काम होता है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। इन डिपार्टमेंट का मुख्य काम है हमारे देश के अंदर में जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, जैसे बैंकिंग है, बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं या जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, जितने भी शेयर मार्केट है, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश के अंदर में है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग संस्थान, उन बैंकिंग और नॉन बैंकिंग संस्थान को मैनेजमेंट और देखभाल करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। हमारे देश में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी कंपनी है, बड़े बड़े सरकारी कंपनी है, पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री के अंदर में ये विभाग होता था पहले, यानी कि 2016 के पहले आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर में ये विभाग होता था। लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि चलो इसको अपने अंदर में कर लेते हैं। तो इस विभाग का मुख्य काम होता है कि हमारे देश के अंदर में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हमारे देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे ONGC, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, या आप कह सकते हैं इंडियन रेलवे, जितने भी माने भारत से चाहे ये NTPC, जितनी भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को मैनेजमेंट करने का काम जो है मुख्य रूप से कौन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। इसका काम है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का काम है कि वो जितने पब्लिक इंटरप्राइजेज है, यानी कि जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जितने भी सरकारी संस्थानें हैं, जितने भी सरकारी कंपनी हैं, उन सारे सरकारी कंपनियों को मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का होता है। तो ये बात आपको बता दें कि ये बात माने कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, काम कौन करता है मेन। अब देखिए पूरे के पूरे हमारे देश में बजट को मैनेजमेंट करने में सभी विभागों का कुछ ना कुछ योगदान तो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट योगदान जो होता है हमारे देश में, ये जो हमारे देश में जो मुख्य रूप से बजट बनाएगा, बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगा, उसका मुख्य काम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। यही जो वित्त मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, वही विभाग जो है हमारे देश में बजट बनाता है और पार्लियामेंट में पेश करवाता है। तो कौन पार्लियामेंट में पेश करवाएगा, पेश खुद नहीं जाएगा करने, इसके सेक्रेटरी खुद नहीं जाएंगे, कौन जाएंगे यहाँ पर, तो मंत्री जी, कौन, निर्मला सीतारमन। अब ये बजट के बारे में क्या हमारे संविधान में कुछ कानूनी प्रावधान है? देखिए जब तक हमारे संविधान में कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं होगा तब तक कोई भी काम हमारे देश में नहीं हो सकता है। हमारे देश को चलाने के लिए कोई मंत्री नेता नहीं चलता है, हमारे देश को संविधान के द्वारा चलाया जाता है। संविधान में जो प्रावधान होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन होगा, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ही हमारे देश को चलाया जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 112 है, उसमें यह प्रावधान है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें बजट के बारे में चर्चा नहीं किया गया, बजट नाम के शब्दों का कोई नहीं किया गया। इसका मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में आर्थिक यानी कि इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार प्रत्येक साल अपने कमाई और खर्चा का एक लेखा जोखा तैयार करेगा। उसी आर्थिक माने कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग बजट कहते हैं, सरकार का बजट कहते हैं, यानी कि वही बजट के रूप में हम लोग करते हैं। तो बजट जो है से पहले के जमाने में यानी कि 2016 के पहले
2016 के पहले बजट को जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता था वो फरवरी के लास्ट वीक में किया जाता था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई और जब मोदी जी की सरकार आई, जब वित्त मंत्री उनके बने, तो वो वित्त मंत्री ने उनको माने 2016 से बजट को 1 फरवरी को लागू करना शुरू कर दिया। और उसी समय से हमारे देश में पार्लियामेंट माने देश में यानी कि पार्लियामेंट में बजट को जो है प्रत्येक फरवरी के पहले डेज में क्या होता है कि पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है। अब आपको समझना ये है कि बजट में होता क्या है। तो बजट में क्या होता है, इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि बजट कौन पेश करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये काम है। कौन? वित्त मंत्री का। कभी ये बोलेंगे तो कभी ये, जब थक जाएंगे ये तो ये बोलेंगे, ये थक जाएंगे तो ये बोलेंगे, यही वित्त मंत्री का काम है। फिर तैयार कौन करेगा? तो इनका विभाग का नाम क्या है? आर्थिक मामलों का विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये क्या करेगा, हमारे देश में बजट को संसद में बजट को पास करेगा। क्या संविधान में प्रोविजन कुछ है? तो बिना संविधान के प्रोविजन का कोई चीज़ हो ही नहीं सकता देश में। उसका प्रोविजन कहाँ है? तो आर्टिकल 112 में इसका पूरे के पूरे व्याख्या किया गया, जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को बजट कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं बेसिक चीज बजट में होता क्या है, बजट में क्या चीज का उल्लेख किया गया, बजट किसको कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको ऐसे कुछ चीजों को मैं बताता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि ये बजट है क्या, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बजट, ये क्या है बजट? देखो, बजट का मतलब होता है कि सरकार के कमाई और खर्चे का लेखा जोखा, सरकार के आय एवं व्यय का लेखा जोखा, व्यय का विवरण आप लिख सकते हैं। विवरण यानी कि आप लिख सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट यही है आपकी बजट। यानी कि सरकार एक साल में जितना पैसा कमाएगा और जितना पैसा खर्च करेगा उसका एक विवरण हमें तैयार करके, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। वही डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या है, बजट है। बजट पहले जो बजट पेश होता था उनके बजट में एक होता है, बजट का एक मुख्य मतलब होता है कि लेदर के एक बैग हो, जिस बैग में सरकार की कमाई और खर्चा का विवरण पैक हो। लेकिन जैसे कि 2019 के बाद यानी कि 2020 से कोरोना वायरस आ गया, तो कोरोना वायरस के महामारी में अब लेदर के बैग में कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाता है, बल्कि सरकार के जितना लेखा जोखा और कमाई है उन सभी चीज़ों को एक टैब के अंदर में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से टैब के अंदर में उनको स्टोर कर लिया जाता है। फिर वित्त मंत्री उसको देख कर पढ़ कर बोलते हैं कि हमारे देश में क्या, हम कहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसमें बताया कि इसमें बजट के दो चीज़ें हैं। जो आपके बजट जो है, बजट यानी कि बजट के आपके दो हिस्से हैं। बजट में एक तरफ आपका है आय यानी कि इनकम, एक तरफ है इनकम और दूसरा है एक्सपेंडिचर। यानी एक तरफ सरकार के तरफ है आय और एक तरफ सरकार की कमाई। यानी कि यही आपको याद रखना है कि सरकार जो बजट जो बनाती है उसमें दो चीज़ को दिखाती है कि हमारा कमाई क्या हुआ है और हम खर्च कहाँ करेंगे। अब आय के तरफ में सरकार कमाएंगे कहाँ से? सबसे पहले आपको ध्यान रखिए सरकार की कमाई है क्या, सरकार कमाई कहाँ से। जैसे तो देखो, सरकार जो बजट बनाती है ना, सरकार को बजट माने कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में बजट को बनाने के लिए दो चीज़ें आती हैं। एक जो होता है इसका, एक को बोलते हैं एनुअल सर्वे। यानी कि मान लीजिए कि 2021 से 22 में सरकार ने जो बजट 2021 का जो बजट लागू किया, उस बजट में सरकार ने क्या क्या अचीव किया, उसके लिए हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वही जाकर सर्वे करता है। माने जो वित्तीय विभाग मामले का जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर उसका सर्वे करती है। सर्वे में बताती है कि हमारे पास ये कमी है, ये कमी है, ये करना चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग सर्वे। यानी कि
जो हमारा भारत के पूरे देश में क्या क्या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुआ है उसको एक सर्वेक्षण की जाती है। वो सर्वेक्षण का एक डेटा प्रस्तुत किया जाता है, वो 31 जनवरी को किया जाता है। उस 31 जनवरी वाले डेटा में सरकार को पता हो जाता है कि हमारे देश में ये सारी कमियां हैं और इसको सुधार करने के लिए हमें बजट में ये प्रावधान करना है। उसी के आधार पर सरकार बजट पेश करती है। तो यानी कि सर्वेक्षण भी आता है पहले, उसके बाद बजट आता है। अब जो बजट में सबसे पहले आपको दिखाना है कमाई, तो सरकार की कमाई कहाँ से होगा, तो सरकार कहाँ से कमाती है, तो पहले याद कीजिए सरकार का ये रेवेन्यू जो है, यानी कि इनकम को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। इनकम को क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, सरकार का राजस्व कहते हैं। तो जो सरकार के जो पहले कमाई है, कमाई के दो स्रोत है, एक है रेवेन्यू इनकम, एक है रेवेन्यू इसका जो सरकार का रेवेन्यू दो है, एक जो सरकार का रेवेन्यू एक है रेवेन्यू इनकम, एक है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम। ये रेवेन्यू इनकम दो प्रकार के हैं। रेवेन्यू जो है दो प्रकार के इनका है, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि आपको यहाँ पर देखना है कि यह जो आय है, कमाई, राजस्व जो है, ये राजस्व आय कहते हैं उसको, राजस्व आय। एक होता है इसका पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। ये जो होता है कर राजस्व, कर राजस्व, और एक होता है गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सरकार जो बजट बनाती है, बजट में दो चीज़ आता है, एक तो सरकार की कमाई और दूसरा तरफ सरकार की खर्चा। तो खर्च में भी आप दो चीज़ दिखा सकते हैं, एक सरकार की तरफ आप दिखा सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा दिखा सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि इसको बोलते हैं राजस्व आय, राजस्व आय, और इसको बोलते हैं हम लोग पूंजी राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और इसको बोलते हैं हम लोग पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, जैसे बजट सरकार ने पेश किया, तो बजट में सरकार दिखाएगी क्या कि हमने इस साल में कितना कमाया, हम कितना खर्च करने वाले हैं। यानी कि पिछले वर्ष में हमने कमाई, हमारा इतना अनुमान है, इतना तक हम कमा लेंगे, और जहाँ जहाँ से कमाए हैं उस विभाग को डेवलप करने के लिए हम इतना इतना पैसा खर्च करने जाएंगे। अब सरकार कमाएगी कैसे, तो सरकार एक रेवेन्यू, एक कैपिटल माने एक रेवेन्यू इनकम सरकार का, एक कैपिटल इनकम है। एक टैक्स माने कि रेवेन्यू इनकम में एक टैक्स है, एक नॉन टैक्स है। कैपिटल इनकम में ये कैपिटल माने कि ये कर्ज वाला पैसा सरकार लेती है। अब आपको टैक्स की भी बात हम लोग बता दें आपको कि टैक्स इनकम जो होता है ना, टैक्स इनकम यानी कि कर, टैक्स रेवेन्यू, ये जो टैक्स रेवेन्यू सरकार का है, यानी कि कर राजस्व, ये कर राजस्व भी दो प्रकार के हैं। ये कर राजस्व के बारे में आप लिख सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि एक जो होता है आपका प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, और एक होता है यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ये आपकी कर की कमाई है। नॉन टैक्स इनकम में क्या होगा, फीस होगा, फाइन हो जाएगा, और फीस, फाइन और अदर इनकम्स, अदर इनकम्स ये इसके पास। अब फिर से आप समझिए, यहाँ पर सरकार की जो कमाई है, सरकार की कमाई दो तरह से होता है, एक रेवेन्यू से और एक कैपिटल, माने कि रेवेन्यू इनकम है, एक कैपिटल इनकम है। एक्सपेंडिचर भी इसी प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू का मतलब एक तो सरकार टैक्स लगाएगी, यानी कि जितनी भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, और जितने भी चीज़ लोग कमाई करते हैं तो कमाई पर उनका टैक्स लगता है। तो इस प्रकार से टैक्स के क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में किया गया है। एक टैक्स का हिस्सा है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा का हिस्सा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या कि जो भी व्यक्ति उसकी सेवा लेता है, सुविधा लेता है, वही उसको टैक्स पड़ेगा।
टैक्स पे करेगा, यानी कि सर्विस लेने वाला को ही टैक्स पे करना पड़े, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे मैं कमा रहा हूँ तो मेरे कमाई पर जो पैसे लगेंगे दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। उसी प्रकार से मेरे पास प्रॉपर्टी है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। उसी प्रकार से हम बहुत धनी व्यक्ति हैं उस पर जो टैक्स लगेगा वेल्थ टैक्स। यदि मान लीजिए मेरे पास बड़ा सा कॉर्पोरेट है, बड़ा सा इंडस्ट्री है, तो जो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा यानी कि वो कॉर्पोरेट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स हमें खुद भरना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो व्यक्ति सुविधा लेता है ना उसी को भरना पड़ता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा होता है इनकम इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम सुविधा लेते हैं लेकिन हम नहीं भरते हैं टैक्स, हमारे बदले कोई और भरता है। जैसे अभी जीएसटी टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका तो वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स लिख सकते हैं, सेल टैक्स लिख सकते हैं, कस्टम ड्यूटी लिखते हैं, एक्साइज ड्यूटी ले सकते हैं। ये सब के सभी इनडायरेक्ट टैक्स है, जिस टैक्स को सुविधा लेने वाला व्यक्ति नहीं भरता है बल्कि उस टैक्स को जो सुविधा देता है उसको हम वो टैक्स के पैसे दे देते हैं, वो व्यक्ति फिर सरकार तक टैक्स पहुंचाता है। तो आपको दो तरह से कमाई सरकार करती है। अभी जो ये टैक्स में यानी कि अभी सरकार ने जो कमाई का अपना विवरण दिया है उसमें सरकार ने ये दिखाया है कि सरकार को सबसे अधिक पैसा की कमाई जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो जीएसटी से हुआ है। अब जीएसटी क्या होगा, जीएसटी उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया है। संविधान में संशोधन करके जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। जीएसटी काउंसिल में सभी वित्त मंत्री उसके मेंबर्स होते हैं। उन सभी के सर्वसम्मति से वोटिंग के आधार पर कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स का स्लैब होगा, वो जीएसटी काउंसिल करती है। तो उसके बारे में हम एक अलग से बात आपको चर्चा करके बता देंगे कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कैसे लगाया जाता है, जीएसटी का कलेक्शन क्या होता है। लेकिन आपको यह समझना है कि अभी सरकार को जो सबसे अधिक कमाई जीएसटी से हुआ है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से हुआ है, दूसरा कमाई डायरेक्ट टैक्स से हुआ है, फिर अदर जगह से कमाई हुआ है। तो सरकार के कमाई का टैक्स वाला जरिया ये है। डायरेक्ट टैक्स मतलब सीधे जो पब्लिक खुद भरती है। तो डायरेक्ट टैक्स में पहला टैक्स कौन होगा, तो जैसे इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, वैल्यू एडेड वैट है, कस्टम ड्यूटी है, या आप एक्साइज ड्यूटी है, या आप लगा सकते हैं जीएसटी है। ये सभी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है। तो जितने भी चीज़ हम लोग लेते हैं, या कपड़ा खरीदने जाए, सॉक्स खरीदने जाए, या हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, सभी पर हमें जीएसटी देना पड़ता है, या मोबाइल के रिचार्ज करें तो जीएसटी देना पड़ता है। तो उससे कमाई सरकार को होता है। यानी कि देश के हर व्यक्ति बच्चा जो से टैक्स पेयर है वो भले ही डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करता है लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को पे करता ही है। जैसे कोई शराब पीता है वो भी टैक्स पे कर रहा है, यदि कोई पेट्रोल यूज कर रहा है वो भी टैक्स पे कर रहा है, यदि जितनी भी चीज़ें हैं सब लोग टैक्स करते ही हैं। वो टैक्स कौन होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो आपको ये देखिए कि कमाई सरकार का डायरेक्ट टैक्स की तरफ से ये कमाई हो गया। एक है नॉन टैक्स। जैसे आप कहीं पर जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको फीस लगता होगा, एग्जामिनेशन फीस है, कोई भी फीस है तो लगता होगा, वो भी सरकार के खाते में पैसा जाता है। कहीं पर आप कोई कानून नियम को तोड़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना शुरू कर दिए तो उस पर भी सरकार फाइन दे देती है। कोई अपर मुकदमा हो गया उस पर आपको कोर्ट में बेल बॉन्ड भरते हैं, या मैंने कि जो बेल बॉन्ड भरकर फिर वहाँ पर पैसा देते हैं। तो सारे के सारे टैक्स के पैसे आपको कहाँ जाता है, वो नॉन टैक्स वाला इनकम में जाता है। उतना ही नहीं, सरकार के अंदर में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर है, यानी कि सरकार के अपने इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। जैसे रेलवे हो गया, ओएनजीसी है, या भारत पेट्रोलियम है, या एयर इंडिया है। तो जो भी सरकारी कंपनी है तो वो सरकार के सरकारी कंपनी द्वारा जितने भी पैसे कमाया जाएगा, सरकार के कंपनी द्वारा जितने भी पैसे कमाया जाएगा वो सरकार के कौन से होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में आएगा। तो कमाई दो हो गया। एक हो गया कैपिटल। अब सरकार को जब इतना से अपना खर्चा मेंटेन करने में नहीं बनता है और सरकार कुछ इतना पैसे से यदि सरकार कुछ रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ये सब बनाने में सक्षम नहीं होती है तो कुछ सरकार क्या करती है कि अपने कुछ सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के में इन्वेस्टमेंट माने कि डिस इन्वेस्टमेंट कर देती है। यानी कि उसके जो शेयर है प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है या उसको प्राइवेटाइज कर देती है। यानी कि जब सरकार प्राइवेट यानी कि सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज कर दे या उसके शेयर को बेच ले तो उससे जो कमाया जाएगा वो क्या होगा, कैपिटल इनकम में आता है। या सरकार अपने देश के अंदर में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एयरपोर्ट, रोड, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल ये सब की बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पैसे खर्च करती है तो पैसे क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल इनकम के अंदर में आता है। तो कैपिटल इनकम सरकार के द्वारा लिया गया कर्ज है या अपने प्रॉपर्टी को बेचकर जो सरकार पैसा कमाती है वो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल इनकम कहलाता है। तो सरकार के कमाई का दो साधन, एक रेवेन्यू इनकम, एक कैपिटल इनकम। अब ये सरकार खर्च कहाँ करेगी, तो रेवेन्यू वाला जो सरकार पैसा खर्च करेगी, रेवेन्यू वाला जो सरकार पैसा कमाएगी वो पैसा सरकार को खर्च करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। यानी कि सबसे पहला खर्च है सरकार को अपने जितने भी कर्मचारी है उसको वेतन देने में, उसको वेतन देगी। डिफेंस में जितने भी हमारा डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदेगा उसको डिफेंस से संबंधित जितने भी रिसर्च होंगे उस पर खर्चा सरकारी से करेगी। उतना ही नहीं, यदि सरकार
डिफेंस से पैसा कमाया, डिफेंस को दे दिया। फिर जितने भी अनुदान देना है लोगों को, सब्सिडी देना है, तो सब्सिडी का पैसा कहाँ से खर्च करेगी सरकार? यहाँ से खर्च करेगी। फिर अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो भी कैपिटल वाला कमाई होगा सरकार का, जो कैपिटल इनकम वाला जो कमाई होगा कर्ज लेकर, वो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेगी। तो क्या करेगी सरकार? रोड बनाएगी, एयरपोर्ट का विकास करेगी, या सरकार मान लीजिए कि ये बंदरगाह का विकास कर रही है, स्कूल बना रही है, कॉलेज बना रही है, अस्पताल बना रही है। तो इन चीज़ों पर जो सरकार के द्वारा खर्चा किया जाएगा, वो कैपिटल इनकम को जहाँ पर किया जाएगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो यही होता है हमारा बजट। बजट में मुख्य रूप से सरकार के कमाई, सरकार के खर्चे दिखाए जाते हैं कि कमाई सरकार का कितना हुआ, खर्च कितना किया गया। अब कल के जो वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, इसमें मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश का इस साल का बजट कितना का है, यानी कि सरकार ने कितने रुपये पिछले बार कमाने का अनुमान लगाया। जो सरकार माने कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा एक वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष होता है। इस दौरान सरकार कितना पैसा कमाया और कितना पैसा सरकार खर्च करेगी अगले वित्तीय वर्ष में, यानी कि 22 से 23 में, इसके बारे में डिटेल से, किस विभाग को कितना पैसा मिला, इसके बारे में डिटेल रूप से चर्चा आपको हम कल के वीडियो लेक्चर में बताएंगे। इसलिए हमारे वीडियो को बने रहिए। आपको पूरे के पूरे डिटेल जानकारी वित्त संबंधित या जो भी करंट इवेंट से संबंधित जानकारी होगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे शेयर भी करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।